नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख और देशमुख बायो इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी, और उसमें ही हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में। दैट मीन्स एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन टॉपिक के बारे में। तो हर किसी एग्ज़ाम के लिए, मेडिकल का एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, नीट का या एम्स का एग्ज़ाम हो, या CSR नीट का एग्ज़ाम हो, IIT JAM का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना कई ज़्यादा होते हैं। और दोस्तों, ये हमारे बॉडी का पार्ट होने की वजह से ये आसान होता है हमें समझने के लिए, और थोड़ा सा जो भी कन्फ्यूजन है या थोड़ा सा डिटेल नॉलेज है इसमें, वो भी हम कवर कर लेंगे। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। और जब आप वीडियो को देख रहे हो ना, तब आप प्लीज़ करके जो आपको चीज़ें पता नहीं है तो उनको नोट करके लीजिएगा। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। नाउ वी आर डीलिंग विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो पहले तो हम एक सवाल करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है। So excretion is an elimination of toxic substances, unwanted substances and excess substances which accumulated inside our body। देखिए, excretion का मतलब क्या होता है, removal of, it is nothing but the removal of toxic substance को शरीर के बाहर से फेंक देना, शरीर के बाहर फेंक देना। दूसरी गोष्ट, जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, जो एक्यूमुलेट होते हैं, एक्सेस अमाउंट में जो एक्यूमुलेट होते हैं, उनको बॉडी के बाहर फेंक देना। तीसरी बात ये है कि टॉक्सिक नहीं है और एक्सेस भी नहीं है, बट अनवांटेड है, बॉडी के लिए कोई जरूरी नहीं है, अनवांटेड सब्सटेंस है, तो अनवांटेड सब्सटेंस को भी बॉडी के बाहर फेंक देना। तो यही इसका ही मतलब क्या होगा, अनवांटेड सब्सटेंसेस अगर बॉडी के बाहर हम निकाल देते हैं, दैट इज नथिंग बट द एक्सक्रीशन, दैट इज नथिंग बट द एक्सक्रीशन। एंड व्हाट डज इट मीन बाय द ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का ये मीनिंग होता है कि बॉडी में हमारे वाटर एंड सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखना है, दैट इज नोन एज अ ऑस्मोरेगुलेशन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नाउ ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इनके बारे में बात करेंगे, जो एक्सेस सब्सटेंस है इसके बारे में बात करेंगे, अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी हमें बॉडी के बाहर फेंक देना है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन करें। और ये एक्सक्रीशन कराता कौन है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये कराता कौन है। ये बहुत सारे अलग अलग से बॉडी के पार्ट हो सकते हैं या ऑर्गन्स हो सकते हैं जिनका ये काम हो सकता है। जैसे कि बॉडी के अंदर हम देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर, बॉडी में अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन के अंदर दो ऑर्गन्स हो गए, कोई एक नेसेसरी ऑर्गन होगा और कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हो गए। अगर हम कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, एक्सेसरी ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन, accessory organs for excretion process, and it will be the necessary organ for excretion। necessary कौन होगा हमारे लिए, किडनी होगा हमारा। किडनी इज एन necessary organ, किडनी इज a main and necessary organ for the excretion and osmoregulation process। फिर हमारे बॉडी के एक्सेसरी कौन से ऑर्गन्स हो गए, हमारे बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारा स्किन होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा, जो हमारा लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स, ये भी क्या करेंगे, एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं। तीसरा कौन ऑर्गन होगा हमारा, लिवर होगा। कौन होगा हमारा, लिवर होगा। ये भी कौन से प्रोसेस में काम करता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस में काम करता है। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन विच इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन प्रोसेस। ओके। और हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो भी इस चीज में काम करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ये भी इस प्रोसेस में काम करता है। अब बात करेंगे थोड़ा किडनी के बारे में, आगे तो हमें बहुत सारी जानकारी लेनी है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन को समझाते हुए हमने कहा था इट इज द रिमूवल प्रोसेस। किसको हम रिमूव करेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस को। अगर कोई सब्सटेंस टॉक्सिक नहीं है बट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इस एक्सेस अमाउंट को भी हम निकाल देंगे। अगर वो एक्सेस भी नहीं है और टॉक्सिक भी नहीं है बट बॉडी के लिए कोई वांटेड भी नहीं है, तो ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस को भी क्या करेंगे, हम बॉडी के बाहर निकाल देंगे। अगर इनको बॉडी के अंदर रखते हैं, बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या हो सकता है, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका एक्यूमुलेशन, और एक्यूमुलेशन से क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बॉडी इतना मतलब रिस्क लेता नहीं, बॉडी क्या करता है, इसको बाहर की ओर का रास्ता दिखाई देता है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अब हमें ये बात करना है कि एक्सक्रीशन के अंदर ये जो सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक है, एक्सेस है, अनवांटेड है, इसको कंप्लीट निकाल दिया जाता है या पार्शियल निकाल दिया जाता है। ये डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर। मे बी वो कंप्लीट भी निकाल दिया जाता है और वो पार्शियली भी रिमूव कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये पार्शियली भी रिमूव हो सकता है, पार्शियली भी उसको हम रिमूव कर सकते हैं, या कंप्लीट रिमूवल प्रोसेस भी कह सकते हो दोस्तों, कंप्लीट रिमूवल प्रोसेस भी कह सकते हो।
देखिए, अगर हम वाटर का कंजम्पशन हमारे जरूरत से ज्यादा करते तो क्या होगा, यूरिन के फॉर्म से ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ऐसा नहीं कि बॉडी के अंदर का पूरा वाटर 100% ही चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एक्सेस अमाउंट में जितना एक्यूमुलेट होता है ना, उनको ही बाहर निकाल देता है। सो दैट इज नथिंग बट द पार्शियल रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन। तो इस चीज में काम करने वाला मेन ऑर्गन कौन होगा, हमारे पास किडनी होगा। और किडनी को हेल्प करने वाले और बॉडी के ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस में काम करने वाले कौन होता है, अदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्किन, लंग्स, लिवर एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इनके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे। नाउ पहले बात करेंगे स्किन के बारे में। स्किन का पूरा डिटेल एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि स्किन हाउ इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन प्रोसेस, स्किन हाउ इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन प्रोसेस। देखिए दोस्तों कि स्किन के अंदर हमें पता है कि दो तरह की हमारे पास ग्लैंड्स होती है। एक होते हैं स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड, कौन होते हैं, स्वेट ग्लैंड, और दूसरे होते हैं सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। ये दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। हमें पता है कि बॉडी के अंदर जो स्वेट प्रोड्यूस होता है, मतलब बॉडी को कूल करने के लिए जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है, इनिट मैकेनिज्म, बॉडी को कूल कराने के लिए जो स्वेट होता है, तो इसके माध्यम से बॉडी के मतलब क्या होता है कि बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ वाटर एंड सॉल्ट भी क्या होता है, बॉडी के बाहर चला जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है। और मतलब ये काम कौन करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड होती है ना, जैसे कि वाटर, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, सॉल्ट्स को क्या करते हैं, बाहर निकालती है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम क्या है, सेबेशियस ग्लैंड, और जिनको हम ऑयल ग्लैंड भी कह सकते हैं, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, ऑयल ग्लैंड्स। इनका काम भी ये है कि वो भी क्या कराते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि फैटी एसिड हो गए, फैटी एसिड्स, जैसे कि स्टेरॉल्स हो गए, स्टेरॉल्स, या कुछ हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हाइड्रोकार्बन, इनको बॉडी के बाहर क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, ये क्या करेगा, रिलीज कराएगा या सीक्रेट करेगा। सो ये जो फंक्शन होता है, तो किसका फंक्शन होगा, सेबेशियस ग्लैंड का। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। और ये काम कौन कर रहा है, यहाँ पे स्किन कर रहा है। स्किन के बाद हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। स्किन के बाद सेकंड जो ऑर्गन आएगा हमारे पास, दैट इज अवर द लंग्स। देखिए, ओके, मीडियस्टिनम कैविटी में हमारे पास मतलब बॉडी के ठीक है, हार्ट के बाहरी कवरिंग में जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे दो लंग्स। और लंग्स का काम है कि वोलाटाइल सब्सटेंस को बाहर निकालना, वोलाटाइल सब्सटेंस को बॉडी के बाहर रिमूव करना। वोलाटाइल सब्सटेंस को क्या करेगा, ये रिमूव कराता है। जैसे कि बहुत सारे वोलाटाइल गैसेस हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या वाटर के वेपर्स हो गए, वाटर के वेपर, इनको बॉडी के बाहर क्या कर सकता है, ये निकालता है। देखिए जनरली विंटर कंडीशन या सर्दी के मौसम में क्या होता है कि हमारे बॉडी से बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। और वही समर के दिनों में क्या होता है, उसका बाहर जाने का रेट क्या होता है, रिड्यूस होता है। सो विंटर में वाटर वेपर बाहर जाना इंक्रीज होता है, और समर में क्या होता है, वो रिड्यूस कर दिया जाता है। और हमें ये भी पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उनको भी हम क्या करते हैं, पार्शियली बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 1 घंटे के अंदर हम 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को 1 घंटे के अंदर पर आवर हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। और एक दिन के अंदर नियर अबाउट 400 ml पर डे वाटर वेपर हमारी बॉडी क्या करते हैं, लंग्स के सहारे से बॉडी के बाहर इसको फेंक देते हैं। तो ये किसका फंक्शन हो रहा है, लंग्स का। आगे जाके एनाटॉमी में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम या ठीक है एनिमल फिजियोलॉजी में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट आर द लंग्स स्ट्रक्चर क्या है, बाकी के फीचर्स क्या है, और सब चीज़ें आ जाएंगी आगे की ओर। नाउ अब हम बात करेंगे लीवर के बारे में। आपको पता है कि बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे कहा जाता है, दैट इज अबाउट द लिवर। और लिवर के जो हेपेटिक सेल्स होते हैं ना, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत फेमस है। मतलब जो भी सब्सटेंस बॉडी के अंदर टॉक्सिक होता है वो बॉडी के अंदर आने के बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, इसे लिवर सेल में पहुंचा दिया जाता है, और वहाँ पे उसका क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया जाता है। सो लिवर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। और जैसे कि हम मान लीजिएगा कि डेड आरबीसी हो गया हमारे पास, कौन,
डेड आरबीसीज यानी कि इरिथ्रोसाइट्स। तो इनके अंदर का जो भी सब्सटेंस है उसको बाहर मेटाबोलाइज करके मेटाबोलाइज करके उसको शरीर के बाहर फेंक देना, ये काम किसका हो सकता है? लीवर का काम होता है ना। ये काम किसका होगा? लीवर का काम होता है। जैसे कि हमें पता है कि डेड आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को मेटाबोलाइज करके वो क्या करेगा? पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट कराएगा। किसके अंदर कन्वर्ट कराएगा? या पिगमेंट के अंदर। और पिगमेंट के फॉर्म में ये क्या हो जाएंगे? यूरिन के माध्यम से ये शरीर के बाहर चले जाएंगे। तो इनको बाहर निकालना किसका काम है? ये लीवर का काम है। एक्सक्रीशन प्रोसेस में ये काम कर रहा है। और बहुत सारे बॉडी के अंदर जो हम ड्रग्स वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं, ड्रग्स वगैरह यानी कि मेडिकेशन, फार्मास्यूटिकल मेडिकेशंस, ठीक है, उनको कंज्यूम या उनका इफेक्ट होने के बाद उनको कहाँ पे भेज दिया जाता है? लीवर में। और लीवर में क्या होगा? उनका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। और आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन वो ब्लड में जाएंगे, ब्लड से यूरिन में जाएंगे, और यूरिन से क्या होगा? वो शरीर के बाहर उनको फेंक दिया जाता है। सो दिस इज द रोल ऑफ लीवर। ये किसका रोल हो रहा है? लीवर का रोल हो रहा है फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये भी एक एक्सेसरी ऑर्गन की तरह काम करेगा इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। जनरली ये आयंस को बॉडी के बाहर निकालने में मदद करता है। अगर हमारे डाइट में बहुत सारा आयन का कंपोजिशन आता है, जैसे कि सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो या आयरन हो, ऐसे आयन को मतलब आयंस को बॉडी के बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि आयन लाइक द सोडियम होगा, आयरन होगा, या पोटेशियम होगा, या कैल्शियम होगा, ऐसी चीज़ों को बॉडी के बाहर फेंकना भी जरूर होता है। और ये बॉडी के बाहर जाएंगे किस माध्यम से? हमारे फीकल मैटर के माध्यम से ये क्या हो जाएगा? शरीर के बाहर निकल जाएंगे। और बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर जो फूड में पाए जाते हैं, उनको भी क्या कर दिया जाता है? मेटाबोलाइज करके बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। और प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में भी ये किस प्रोसेस में काम कर रहा है? इजेशन में काम कर रहा है। कौन से प्रोसेस में काम कर रहा है? इजेशन। सो इजेशन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ फीकल मैटर थ्रू द बॉडी। बॉडी के बाहर फीकल मैटर को फेंक देना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इजेशन। और इजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो एक्सेस अमाउंट में होती है बॉडी के अंदर, उनको यहाँ से क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। तो ये वही बात किसके बारे में दोस्तों? एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में जो किस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि स्किन होगा, लंग्स होगा, या लीवर होगा, या इंटेस्टाइन होगा। किडनी के बारे में तो हम आगे जाके बात करने वाली है। आइए अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस विच में कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, जिन्हें हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कह रहे हैं, जो बॉडी के अंदर डिपॉजिट होते हैं, अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करा सकते हैं, या कोई बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस को बॉडी के बाहर निकाल जाता है। तो उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं सब्सटेंस को हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कह रहे हैं। अब देखते हैं कि व्हाट आर द एनलिस्टेड, हमारे पास कौन कौन से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस? देखिए बॉडी के अंदर पहले तो ये बात है कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस आते कहाँ से हैं। तो ये इसका दो मतलब ओरिजिन हो सकता है कि एक हमारा बॉडी खुद इनको प्रोड्यूस करे। बॉडी क्या कराता है? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को खुद प्रोड्यूस करा सकता है, या हम क्या करते हैं कि और कंजप्शन करते हैं कुछ सब्सटेंस का, तो उसी माध्यम से क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस मतलब आते रहते हैं। पहला तो हम बोल रहे हैं कि क्या? मेटाबॉलिज्म। कौन सा प्रोसेस बोल रहे हैं? कि बॉडी अपने खुद के तरीके खुद के मेटाबॉलिक प्रोसेस से क्या कराता है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को प्रोड्यूस कराता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को ये प्रोड्यूस कराता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किस चीज का होता है हमारे बॉडी के अंदर? जैसे कि हम बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बहुत सारे क्या होते हैं कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस वहां पे प्रोड्यूस होने की संभावना होती है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट जो हमने कंज्यूम किया था एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, उनका भी क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। और उनके मेटाबॉलिज्म से भी क्या प्रोड्यूस हो सकता है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि लिपिड या फैटी एसिड, लिपिड या फैटी एसिड, इनका भी क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। और उनसे भी क्या हो सकता है? कुछ फायदे वाली चीजें बनेंगी और कुछ बिना फायदे वाले, जिसे हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म भी हम मान सकते हैं दोस्तों, या विटामिन का मेटाबॉलिज्म भी मान सकते हैं, या कुछ अदर सब्सटेंसेस हो हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, उनका मेटाबॉलिज्म करके बॉडी क्या कराता है? कुछ फायदे वाली चीजें बनाएगा और कुछ चीजें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के
जैसे बनाएगा ये, और इनको शरीर के बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। सो हमें ये बात तो पता चल गई कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हमारे खुद के सेलुलर मेटाबॉलिज्म से भी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म मान के चलो, या कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, लिपिड यानी फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन यानी कुछ अदर जो सब्सटेंसेस हो गए हमारे बॉडी के अंदर, उनका मेटाबॉलिज्म होके भी हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस वहां पे प्रोड्यूस हो सकता है, और उनको बाहर निकालना जरूरी है। और कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से ठीक है ना होके अगर किसी और माध्यम से आ सकते हैं। वो माध्यम क्या है, फूड इंजेक्शन, फूड कंजम्पशन कहिए आप। फूड कंजम्पशन के माध्यम से क्या हो सकता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस आते हैं, उनको फिर एक्सेस हो या अनवांटेड है, उनको एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कंसीडर करके बॉडी क्या करते हैं, उनको शरीर के बाहर निकालने का काम करता है। अब उन्हीं सब्सटेंस के बारे में हम बात करें कि कौन से सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस माने जाते हैं, हमारे बॉडी के लिए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस माने जाते हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कौन होता है, इनके बारे में बात करें। सबसे फेमस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो होता है ना, वो होता है अमोनिया। कौन होगा वो, अमोनिया। पहले तो हम लिस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा उनका डिटेलिंग में बात करेंगे। दूसरा यूरिया होगा। तीसरा कौन होगा, यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिक एसिड। देखिए हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के बारे में। पहला हम बात करेंगे अमोनिया के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे यूरिया के बारे में, तीसरा हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में, चौथा हम बात करेंगे एक्सांथाइन, पांचवा हम बात करेंगे गोनिन के बारे में, ठीक है। 6 नंबर पे हम बात करेंगे ट्राई इथाइल अमाइन ऑक्साइड के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हिप्यूरिक एसिड होगा, या ऑर्निथ्यूरिक एसिड होगा, या क्रिएटाइन फॉस्फेट भी हो सकता है वहाँ पे। तो दिस आर द एनलिस्टेड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। कौन होंगे ये, एनलिस्टेड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। जैसे कि चौथा सब्सटेंस कौन मान के चलोगे, ठीक है, एक्सांथाइन। पांचवा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस गोनिन, एक्सांथाइन होगा, गोनिन होगा, यूरिया होगा, अमोनिया होगा, और नेक्स्ट क्रिएटाइन हो सकता है, हिप्यूरिक एसिड ये भी हो सकता है, ऑर्निथ्यूरिक एसिड ये भी हो सकता है, ऑर्निथ्यूरिक एसिड, और ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड भी हो सकता है, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ट्राइमिथाइल एमाइन ऑक्साइड। सो दीज आर द एनलिस्टेड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। इससे भी कुछ और हो सकते हैं, तो उन्हें हम क्या करेंगे। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में आयंस को भी कंसीडर करना जरूरी होता है। आयंस, बॉडी के डिफरेंट काइंड ऑफ आयन, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी आयंस होते हैं, बॉडी के बाहर चले जाते हैं, उनको भी हम क्या कह सकते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे। देखिए पहले तो आप लिस्ट को समझ लीजिए कि जैसे कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस लाइक अमोनिया होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, एक्सांथाइन होगा, गोनिन होगा, क्रिएटाइन होगा, हिप्यूरिक एसिड होगा, ऑर्निथ्यूरिक एसिड होगा, या ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड होगा, एंड कुछ आयंस हो गए जिन्हें हम क्या मान के चलते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस मान के चलते हैं। अब हम एक एक से बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इनमें से सबसे अगर ज्यादा टॉक्सिक पाया जाता है तो कौन होता है, वो अमोनिया। सो सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो माना जाता है, हाईएस्ट टॉक्सिसिटी जिसका होता है, तो वो कौन होता है, अमोनिया होता है। जिसका हाईएस्ट टॉक्सिसिटी हो सकता है एनिमल्स को, अगर ये बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा अगर क्या हो जाए, अक्यूमुलेट हो जाए, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टॉक्सिसिटी इसका पाया जाता है। और हमें पता चलता है कि अमोनिया का जनरली प्रोडक्शन कब होता है, जब हमें पता है कि अमीनो एसिड या प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, अमाइनो एसिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के दौरान किसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वहां पे जो ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो कौन होगा, अमोनिया होगा। सही है दोस्तों। सो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होने की वजह से उसको बॉडी के बाहर निकालना सबसे जरूरी काम होता है। हम ये बात करते हैं कि अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है, जब हमें पता चलता है कि प्रोसेस दैट इज नोन एज ए डीअमाइनेशन प्रोसेस, तो एक प्रोसेस दैट इज नोन एज ए डीअमाइनेशन प्रोसेस, तो
तो ये डीअमाइनेशन प्रोसेस से क्या होगा कि अमीनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है, या कीटो एसिड ट्रांस अमीनेशन प्रोसेस में जब अमीनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है, अंदर प्रोसेस इज नोन एज डीअमाइनेशन। देखिए यहाँ पे हम समझाने की कोशिश है, मान लीजिएगा कोई अमीनो एसिड है हमारे पास, अमाइनो एसिड, अगर ये अमीनो एसिड किसी कीटो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कीटो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांस अमीनेशन। इसे ही हम क्या कहेंगे, ट्रांस अमीनेशन प्रोसेस, इसे ही क्या करेंगे, ट्रांस अमीनेशन। और ट्रांस अमीनेशन के दौरान कुछ सब्सटेंसेस बाहर निकलते हैं, जैसे कि अमाइनो अमोनिया का यहाँ पे अमाइनो ग्रुप का बाहर निकलना, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डीअमाइनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीअमाइनेशन। रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम इट्स सबस्ट्रेट इज नोन एज डीअमाइनेशन। और ये डीअमाइनेशन ही प्रोसेस है जो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगा, बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के रखेगा। तो ये हो गया प्रोसेस किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस लाइक द अमोनिया। आगे जाके और भी चीजें बात करेंगे, अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही हम बात कर रहे हैं इसमें। अब आएंगे यूरिया के बारे में। सो यूरिया कौन होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है। यूरिया इज अ टाइप ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है जो हमारे यूरिया साइकिल से प्रोड्यूस होगा। मतलब एक्चुअली वहाँ पे हमें पता है कि जब आर्जिनो मतलब यूरिया का साइकिल हम पढ़ लेंगे, इसी लेक्चर के एंड में हम यूरिया का साइकिल पढ़ने वाले, तब आपको पता चलेगा कि यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है एक्चुअली। ओके, तो यूरिया का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो जनरली इसके फॉर्मेशन के लिए हमें पता है कि अमोनिया का अमाउंट लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, एटीपी भी इसके फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं, अमीनो एसिड लाइक द अस्पार्टेट, अमीनो एसिड लाइक द ग्लूटामेट या सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होना भी वहाँ पे बहुत जरूरी होता है। तो इन चीज़ों से कौन प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, यूरिया प्रोड्यूस होगा। कौन प्रोड्यूस होगा वहाँ पे, यूरिया का प्रोडक्शन होता है। नाउ बट यूरिया की टॉक्सिसिटी अगर देखी जाए तो अमोनिया से क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। यूरिया की टॉक्सिसिटी अमोनिया से क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सो नॉर्मल ब्लड में अगर कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए यूरिया का कितना होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ये होता है 18 से 38 मिलीग्राम पर 100 ml, मिलीग्राम पर 100 ml, मिलीग्राम पर 100 ml, इतना मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है किसका, यूरिया का। अगर इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर बन जाए तो उसे क्या कर दिया जाता है, तो यूरिन के माध्यम से उसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड, सो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यूरिक एसिड भी लीवर में प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस इन लीवर, प्रोड्यूस्ड इन लीवर। यूरिक एसिड भी कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है। और ये भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन से फॉर्म में, क्रिस्टलाइन। अगर इन तीनों के कंपैरिजन में देखा जाए सबसे लेस टॉक्सिक कौन होता है, यूरिक एसिड होगा। सबसे लेस टॉक्सिक कौन होता है, यूरिक एसिड। और वाटर में कैसा होगा, इनसोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल इन वाटर और पुअरली सोल्यूबल इन वाटर। तो इसको रिमूव करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत भी होती नहीं है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में क्या, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो सकता है, इसको निकाल दिया जा सकता है बॉडी के अंदर से। तो जनरली जो बर्ड के अंदर जो गोनो होता है ना, गोनो तो होता है यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट रिच सब्सटेंसेस। बर्ड्स के अंदर जो गोनो होता है, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जिसे हम क्या कहेंगे गोनो, उसके अंदर कौन होता है, यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट रिच सब्सटेंस होता है। गोनो इज यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट रिच होता है, फॉस्फेट रिच होता है। कौन, गोनो। गोनो इन केस ऑफ बर्ड्स। गोनो कहां पे हम बात करेंगे, बर्ड के अंदर। बर्ड के अंदर जो हम बात कर रहे हैं गोनो के बारे में, which consist of high concentration of uric acid and phosphate, uric acid and phosphate,
आइए अब हम बात करेंगे xanthine के बारे में। देखिए xanthine एंड guanine, these are the excreted substance produced from the मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का जब मेटाबॉलिज्म होगा, कॉमन बात करें हम दोनों के लिए, ये न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होगा। न्यूक्लियोटाइड के मेटाबॉलिज्म से ये प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में ये प्रोड्यूस होंगे। कौन? xanthine एंड guanine। जनरली इनको एक्सक्रीट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन हो गए? जैसे कि स्कॉर्पियन, पेंगुइन, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, पेंगुइन। So these are the organisms which release the guanine and xanthine as a excretory product which is produced from the metabolism of nucleotide। अब हम बात करेंगे क्रिएटाइन के बारे में। क्रिएटाइन ह्यूमन के किडनी के डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके यूरिन में क्रिएटाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो वहां पे क्या माना जाता है? किडनी डैमेज है या फेल है, काम नहीं कर रही, ये माना जाता है। सो क्रिएटाइन का कॉन्सेंट्रेशन which is helpful for the diagnosis of renal disease, used in diagnosis of renal diseases, renal disease। तो हमें पता है कि क्रिएटाइन कहां से प्रोड्यूस होता है? क्रिएटाइन फॉस्फेट से प्रोड्यूस होगा मसल के अंदर। क्रिएटाइन फॉस्फेट जो एक एनर्जी सोर्स होता है, कौन होता है ये? सोर्स ऑफ एनर्जी। कहां पे? मसल के अंदर। कहां पे? मसल्स के अंदर। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है यूरिन के अंदर तो क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है कि वहां पे कि किडनी हमारा अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो किडनी के डायग्नोसिस के लिए जब हम यूरिन टेस्ट में से किसको फाइंड आउट करेंगे? क्रिएटाइन को फाइंड आउट करेंगे तो क्या पता चलेगा? अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन लिमिट से ज्यादा अगर आता है तो किडनी खराब मानी जाती है या डिसफंक्शनिंग मानी जाती है। नाउ हिप्यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। हिप्यूरिक एसिड इन केस ऑफ मैमल्स कहाँ पे पाया जाएगा? ये मैमल्स के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में। और ये कहाँ से आता है? बेंजोइक एसिड से प्रोड्यूस होता है। बेंजोइक एसिड के मेटाबॉलिज्म से ये क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। इस बात को याद रखिए दोस्तों, बेंजोइक एसिड के मेटाबॉलिज्म से कौन बन रहा है वहां पे? हिप्यूरिक एसिड। उसके बाद ऑर्निथ्यूरिक एसिड कहाँ से प्रोड्यूस होता है वो पता नहीं है, बट ऑर्नी के हिसाब से पता चल रहा है कि दिस इज द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस इन केस ऑफ बर्ड। कहां पे? ये बर्ड के अंदर हमें देखने को मिलेगा। कहां पे? बर्ड के अंदर। ऑर्निथ्यूरिक एसिड इज फाउंड इन द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ बर्ड। इसको याद रखिए, ऑर्नी। ऑर्निथोफिलिया आपने सुना होगा क्लास 12th में या 11th में, पॉलिनेशन में, जो बर्ड के माध्यम से होता है। ओके। ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड, ये भी पता नहीं कि कहां से प्रोड्यूस होता है, बट ये जनरली बोनी फिशेस के अंदर प्रोड्यूस होता है। याद रखिए दोस्तों, बोनी फिशेस। हो सकता है कि ऐसे सवाल पूछे जाए बीएससी या नीट के एग्जाम में, तो आपको काम आ जाएंगे। ट्राइमिथिल अमाइन ऑक्साइड कहां पे पाया जाएगा? यह बोनी फिशेस के अंदर। अब हम बात करेंगे कि आयंस के बारे में। आयन लाइक दो सोडियम में, एक्सेस अमाउंट में अगर सोडियम होता है तो बाहर निकाल दिया जाएगा। कैल्शियम होता है एक्सेस अमाउंट में, उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। मैग्नीशियम हो या आयरन हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आयंस हो गए जिनको शरीर के बाहर क्या हो सकता है? यूरिन के माध्यम से निकाल दिया जा सकता है अगर वे अनवांटेड या एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अ लिस्ट फॉर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। कौन कौन से बता दिए हमने एक्सक्रीटरी सब्सटेंस? पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड, चौथा xanthine, पांचवा guanine, नेक्स्ट क्रिएटाइन, नेक्स्ट हिप्यूरिक एसिड, ऑर्निथ्यूरिक एसिड एंड आयंस के बारे में हमने बात किया। सो ऑर्निथ्यूरिक एसिड कहां पे पाया जाएगा? इन द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ बर्ड्स। हिप्यूरिक एसिड कहां पे पाया जाएगा? इन द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ मैमल्स। जो कहां से प्रोड्यूस होगा? बेंजोइक एसिड से ये प्रोड्यूस होगा, इसको याद रखिए। क्रिएटाइन मसल में प्रोड्यूस होगा, किस चीज से? क्रिएटाइन फॉस्फेट से, जो एक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल भी माना जाता है और किडनी के डायग्नोसिस के लिए भी इसका यूज कर दिया जाता है। xanthine एंड guanine, these are the
एक्सक्रीटेड सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, जो किस में पाए जाएंगे, स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड पेंगुइन में पाए जाते हैं, जिन्हें हम गोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। इनको ही हम क्या कह सकते हैं, गोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक होते हैं, वैसे गोनोटेलिक भी होते हैं। तो गोनोटेलिक में कौन कौन आएंगे, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, पेंगुइन और बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म। ये हो गया ज़ांथीन एंड गोनिन के बारे में। अब बात करेंगे हम यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, लीवर के अंदर, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जो सबसे लेस टॉक्सिक होता है, जो इंसोल्यूबल होने की वजह से इसको बाहर निकालने के लिए बॉडी में ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं लगता है, तभी जाके यूरिक एसिड। तो जो डेजर्ट या जीरोफाइटिक एडाप्टेशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट जो भी रेप्टाइल्स हो गए या बाकी के ऑर्गेनिज्म, उनमें ये पाया जाता है। या जीरोफाइटिक कहिए, जीरोफाइटिक एडाप्टेशन, जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में कौन प्रोड्यूस कर दिया जाता है, यूरिक एसिड। ह्यूमन के बॉडी के अंदर भी यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड रिच डाइट को कंज्यूम करते हैं तो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा, और उसके एक्यूमुलेशन से एक डिसीज भी होता है दोस्तों, जिसका नाम है गाउट या रिच मैन्स डिसीज। जिसका नाम क्या है, गाउट या रिच मैन्स डिसीज। एक पेनफुल डिसीज, इंटेंसिव पेन क्रिएट करने वाला एक डिसीज है, जो हमारे टार्सल्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या मेटाटार्सल्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। उसके बाद यूरिया के बारे में हमने बात किया था, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस है, जो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी के माध्यम से ये क्या होगा, यूरिया साइकिल में प्रोड्यूस होगा लीवर के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के बीच में जो साइकिल चलता है, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है, अमोनिया होता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाला अमोनिया, जो अमीनो एसिड एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अमीनो एसिड का कन्वर्जन जब कीटो एसिड में होता है, तब क्या होगा, वहाँ पे डीएमिनेशन प्रोसेस होगा, उसे हम ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। और ट्रांसएमिनेशन वापस का रास्ता भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी आप कह सकते हो यहाँ पे। सो डीएमिनेशन प्रोसेस से कौन प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन। और अमोनिया सबसे डेंजरस टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, अगर ये बॉडी के अंदर ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाए तो हजार्डस इफेक्ट कॉज करा सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस को रिमूव करना बहुत जरूरत है, और अमोनिया को रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की जरूरत होती है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द अमोनिया। अमोनिया को रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। और अमोनिया किसका एक्सक्रीटेड सब्सटेंस होगा, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म का, आगे जाके बात करेंगे। तो ये हो गया कुछ एक्सप्लेनेशन किसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट। ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट। इसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म के दो टाइप हो जाएंगे, एक होते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। देखिए, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इनसाइड देयर बॉडी। इसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, एक होंगे ऑस्मो कन्फॉर्मर और दूसरे हो गए ऑस्मो रेगुलेटर्स। आइए उनको जानने के लिए हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सहारा लेंगे कि ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स होते क्या है। उनको समझने के लिए हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, अगर एक लाइन ऐसे खींचा जाए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगा ये, और मान लो कि ये दूसरा लाइन है यहाँ से ऐसे, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो जाए। अब हम दो चीज़ें लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर एंड वाई एक्सिस के ऊपर। मान लो कि वाई एक्सिस के ऊपर हम कंसिडर करके चलेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑस्मोलैरिटी इन केस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑस्मोलैरिटी इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यहाँ पे, और देयर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर का, ये बॉडी का ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे मान के चलिए। अब यहाँ पे दो टाइप के आपको ग्राफ मिलेंगे, एक होगा स्ट्रेट लाइन विद पैरेलल विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ये वाला ग्राफ लाइन, और दूसरा जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अब कौन सा ग्राफ किस ऑर्गेनिज्म के लिए बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम मानते हैं कि ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ डिनोट करेगा ऑस्मो कन्फॉर्मर को, किसको, ऑस्मो कन्फॉर्मर। और ये जो ग्राफ होगा ये ऑस्मो रेगुलेटर के लिए होगा, ऑस्मो रेगुलेटर के लिए होगा, ऑस्मो रेगुलेटर। एक होगा ऑस्मो कन्फॉर्मर और दूसरा होगा ऑस्मो रेगुलेटर।
चलिए अब दोनों के बारे में बात करेंगे। अब ऑस्मो कन्फर्मर को अगर देखते हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसके बॉडी का भी इन्वायरमेंट क्या होगा, मतलब ऑस्मोटिक कंपोजिशन क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे इतना ऑस्मोटिक लेवल था, जैसे हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन में एंड सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन में ऑस्मोलाइट में, तो यहाँ पे इसके बॉडी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा ना। तो इसके बॉडी में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे इसमें चेंज आएगा इन्वायरमेंट में, तो इसके बॉडी में भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑस्मो कन्फर्मर आर दोज ऑर्गेनिज्म जो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट किसके हिसाब से रखते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से रखेंगे ये। मतलब अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उनके सराउंडिंग का अगर चेंज होता है, ऑस्मोमोलैरिटी वहां पे चेंज होती है, तो ये क्या करेंगे, अपने बॉडी की ऑस्मोमोलैरिटी भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ऑस्मो कन्फर्मर कहेंगे। याद रखिए दोस्तों, किसे हम ऑस्मो कन्फर्मर कह रहे हैं, जो अपने बॉडी का ऑस्मोलाइटिक बैलेंस किसके हिसाब से रखता हो, इन्वायरमेंट के हिसाब से रखता हो, उसे ही क्या कहेंगे हम, ऑस्मो कन्फर्मर। सो इसका मतलब है कि ऑस्मो कन्फर्मर डू नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट एज देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस। अगर उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है, उनके बॉडी के बाहर वाला जो भी इन्वायरमेंट होगा ना, अगर वो चेंज होता है तो ये ऑर्गेनिज्म खुद को भी चेंज कर लेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम, ऑस्मो कन्फर्मर कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑस्मो कन्फर्मर कहेंगे। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको पूछा जाए ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो अब भी देखिए, अब आपको बात समझ में आएगी ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में। ऑस्मो रेगुलेटर्स हम किसे कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेटर हम किसे कहेंगे, देखिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कांस्टेंट है और इनके बॉडी का की इन्वायरमेंट भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होने के बावजूद भी अगर ये अपने बॉडी का इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, इसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, ऑस्मो रेगुलेटर्स कहेंगे। इसको ही क्या कहेंगे हम, ऑस्मो रेगुलेटर्स। देखिए दो बातें यहाँ पे, एक ऑस्मो कन्फर्मर के बारे में और दूसरा ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में। ऑस्मो कन्फर्मर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद खुद को चेंज करेंगे, वो खुद को कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। दे डू नॉट मेंटेन देयर ओन या कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, या ऑस्मोमोलैरिटी को वो खुद मेंटेन नहीं कर सकते। बट ऑस्मो रेगुलेटर कैन मेंटेन देयर ओन ऑस्मो, मतलब ऑस्मोमोलैरिटी को ये खुद मेंटेन कर सकते हैं। उनको ये जरूरत नहीं है कि इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है, वो खुद का मतलब ऑस्मोमोलैरिटी क्या करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। सो इन्हें क्या कहेंगे हम, ऑस्मो रेगुलेटर्स कहेंगे। अब हम बात करेंगे ऑस्मो कन्फर्मर के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। सो व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ ऑस्मो कन्फर्मर, ऑल मराइन इनवर्टिब्रेट। क्या कहेंगे हम, ऑल मरीन invertebrate, all marine invertebrate, these are the osmo conformer। उसके बाद some fresh water invertebrate, same some fresh water invertebrates, एक इसका एग्जाम्पल हो गया ऑस्मो कन्फर्मर का एग्जाम्पल। उसके बाद सम वर्टिब्रेट, सम वर्टिब्रेट्स, जैसे कि माइक्सिया, साइक्लोस्टोम, या कहिए हैगफिश, हैगफिश, या शार्क, रेज। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑस्मो कन्फर्मर। ये वर्टिब्रेट होने के बावजूद भी, वर्टिब्रेट होने के बावजूद भी खुद के एनवायरमेंट को, मतलब बॉडी के अंदर का जो एनवायरमेंट है अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट के हिसाब से उसको क्या करते रहेंगे, बैलेंस करते रहेंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सम वर्टिब्रेट, हैगफिश, शार्क एंड रेज, हैगफिश, शार्क एंड रेज, जिसे हम क्या कहेंगे, हैगफिश, शार्क एंड रेज कहेंगे।
चलिए उसके बाद बात करेंगे किसके एग्जाम्पल के बारे में, ऑस्मो रेगुलेटर के एग्जाम्पल। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। ऑस्मो रेगुलेटर्स के एग्जाम्पल, all vertebrates, all vertebrates are the example of osmoregulators. या all fresh water invertebrate, all तो नहीं कह सकते पर मैक्सिमम फ्रेश वाटर क्या इनवर्टिब्रेट। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर्स। ग्राफ से ही आपको समझ में आएगा कि ऑस्मो रेगुलेटर किसे कहना है या ऑस्मो कन्फर्मर किसे कहना है। अब एक बात हम बात करेंगे, अगर ऑस्मो रेगुलेटर को हाइपोटोनिक कंडीशन में रखते तो क्या होगा। क्वेश्चन ये हो रहा है, इफ वी प्लेस osmo regulator in hypotonic environment, अगर किसी और ऑस्मो रेगुलेटर को हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं तो क्या होगा। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बाहर पानी का अमाउंट क्या होगा, उसके सराउंडिंग में ज्यादा होगा और सोल्यूट कैसा होगा, कम होगा, और उसके बॉडी के अंदर वाटर कम है और सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर, देखिए ऑस्मो रेगुलेटर को अगर हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखते हैं तो ये क्या करेगा, एक्सेस वाटर को इलिमिनेट कराता है। एक्सेस वाटर को क्या करेगा, ये इलिमिनेट करेगा। इट इलिमिनेट excess water, it eliminate excess water। अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए, इफ ऑस्मो रेगुलेटर इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, अगर ऑस्मो रेगुलेटर को हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में अगर रखते हैं तो क्या होगा, ये बॉडी में क्या करेगा, वाटर को एक्यूमुलेट करेगा। बॉडी में क्या करेगा, वाटर को एक्यूमुलेट। सो यहां पे वाटर कम इनसाइड। ये दो इफेक्ट याद रखिए दोस्तों। अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रखते तो क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, वहां से इलिमिनेट हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। और उसके अपोजिट अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में इसको रखते हैं तो क्या होगा, एक्सेस वाटर क्या होगा, इसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। सो वाटर विल मूव इनसाइड इट्स हिज बॉडी। अब हम बात करेंगे कि फ्रेश वाटर में बॉडी का बैलेंस कैसे रखते हैं ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में, एंड मरीन वाटर में या टेरेस्ट्रियल कंडीशन में क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा एक दो बातें कर लेंगे। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म हो मरीन इन्वायरमेंट में, खुद को कैसे मेंटेन करेगा, या फ्रेश वाटर कंडीशन में क्या होगा, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में क्या होगा। और तीसरी कंडीशन हो सकती है यहां पे, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या दे देंगे, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रखेंगे, टेरेस्ट्रियल। तो ये खुद को कैसे बैलेंस करेंगे, ऐसा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीन अलग अलग कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे मरीन इन्वायरमेंट के अंदर। पहले तो बात करेंगे कि कहाँ पे, मरीन इन्वायरमेंट के अंदर, उसके बाद फ्रेश वाटर, उसके बाद टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। देखिए मरीन इन्वायरमेंट में वाटर का जो ऑस्मोमोलैलिटी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा होगा।
मरीन इन्वायरमेंट में ऑस्मोमोलैलिटी कितना होगा, 1000 के नजदीक आएगा। मिली ऑस्मोमोल हमें देखने को पर लीटर, पर लीटर 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और इस इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी का अगर ऑस्मोलैरिटी देखा जाए तो क्या होगा, अगर ह्यूमन है तो 200 टू 300 मिली ऑस्मोल होगा पर लीटर। तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि बाहर का इन्वायरमेंट इस ऑर्गेनिज्म के लिए कैसा होगा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा। कैसा होगा ऑर्गेनिज्म के लिए, देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है और इसके बाहर का ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सराउंडिंग इन्वायरमेंट का ऑस्मोमोलैरिटी कितना है, 1000 है। कितना है, 1000 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर है। और इसके बॉडी के अंदर का ऑस्मोमोलैरिटी कितना बता दिया हमने, 200 टू 300। तो इसका मतलब क्या है कि सोलिड का कॉन्सेंट्रेशन उसके बॉडी में कम आ रहा है और बाहर की ओर क्या है, ज्यादा है। तो इसके हिसाब से ये ऑर्गेनिज्म कौन से कंडीशन में, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। तो इसके हिसाब से ये इन्वायरमेंट कैसे हो गया उसके लिए, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। सो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या दिक्कत हो सकती है, इसके बॉडी का वाटर लॉस होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसके बॉडी का वाटर लॉस होने का संभावना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हमें पता है ऑस्मोसिस में लो सोलिड कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोलिड कॉन्सेंट्रेशन की ओर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा या डिफ्यूजन हो सकता है। तो वहां पे अगर वाटर चला जाए तो उसके बॉडी में और भी एक चीज हो सकती है ना, कि सोलिड भी निकल जाए इसके बॉडी वाला। बाहर पहले से ही सोलिड ज्यादा है, उसके बॉडी के अंदर कम सोलिड है। हो सकता है कि अगर ऐसा इन्वायरमेंट में अगर वो खुद को मेंटेन नहीं करे तो क्या हो सकता है, वाटर भी चला जाए और उसके साथ सोलिड भी चला जाएगा। तो बॉडी का इन्वायरमेंट वो मेंटेन नहीं कर पाएगा ना। तो अगर इसे मेंटेन करना तो क्या करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा ऑर्गेनिज्म कि जब वाटर इन्वायरमेंटल कंडीशन से, मतलब ये वाटर को ड्रिंक करेगा, अपने अंदर की ओर लेगा वाटर को, तो क्या होगा, वाटर के साथ कौन आएगा, वहां पे सॉल्ट्स भी आ जाएंगे। वाटर के साथ कौन आ जाएंगे, सॉल्ट कही या सोलिड भी कह सकते हैं या आयन कर सकते हो। उस आयन को ये क्या करेगा, उस आयन को बॉडी के अंदर जो क्लोराइड सेल या आयनोसाइट होते हैं ना, क्लोराइड सेल्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आयनोसाइट्स कह सकते हैं, ये सेल्स होते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, इन आयंस को एक्यूमुलेट करके रखेंगे। इन आयंस को क्या करके रखेंगे, एक्यूमुलेट करके रख देंगे। कौन, मरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे फ्रेश वाटर के बारे में। फ्रेश वाटर में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर के इन्वायरमेंट में होता है वहां पे तो क्या होगा। सो फ्रेश वाटर का ऑस्मोमोलैरिटी कम होगा, इट इज नियर अबाउट 50 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर होता है, बहुत कम हो रहा है उसके हिसाब से। और उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, नियर अबाउट 200 टू 300 मिली ऑस्मोमोलैरिटी होगा, ये होगा ना कंडीशन। तो इसके हिसाब से बाहर वाला इन्वायरमेंट उसके लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। बाहर वाला इन्वायरमेंट जो होगा उसके लिए हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट बनेगा। सही बात है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में खुद को मेंटेन करना है तो क्या करेगा, मतलब इसके बॉडी के अंदर सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे सॉल्ट बाहर की ओर चले जाए, पर बाहर अगर ये सॉल्ट दे देगा तो उस एनवायरमेंट में वो टिकेगा नहीं ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट यूरिन बनाना पड़ेगा। ये क्या करता है, डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करेगा और हो सके तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, डाइल्यूट यूरिन का प्रोडक्शन करेगा। ये समझ लीजिए, डाइल्यूट यूरिन का प्रोडक्शन क्यों कर रहा है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को फॉर्म करता है तो क्या होगा,
उसके बॉडी के अंदर जो भी सोल्यूट है, जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखते हैं उसके, वो क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अगर वो बाहर चले जाएंगे, ऑस्मोलैरिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो दिक्कत आ सकती है। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि डाइल्यूट यूरिन को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा ये? डाइल्यूट यूरिन को। अगर डाइल्यूट यूरिन को कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है तो देयर इज अ मिनिमम लॉस ऑफ आयंस, या सोल्यूट का मिनिमम लॉस होता है। सोल्यूट मिनिमम लॉस होगा। लॉस नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, बट वहां पे लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा उसका। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएगा तो क्या हो सकता है, तो इसके बॉडी के अंदर जो सॉल्ट होना चाहिए, जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखने के लिए, वो क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा, तो इसको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अपने अंदर का जो ऑस्मोलैरिटी है बॉडी फ्लूइड का, वो क्या करके रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। तो ये भी कहा जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म में भी इस टाइप के सेल्स हो सकते हैं, आयनोसाइड या क्लोराइड सेल्स, जिसके अंदर ये क्या करेंगे, आयनोसाइड कहीं या क्लोराइड सेल्स कहीं है, जिसके अंदर ये क्या करके रखते हैं, आयंस को स्टोर करके रख सकते, स्टोर आयंस इन क्लोराइड या आयनोसाइट सेल्स। ये क्या करेंगे, आयनोसाइट या क्लोराइड सेल्स में खुद के आयन को मेंटेन करके रखेंगे। ये बात हो सकती है यहां पर। अब तीसरी कंडीशन, टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे बात करेंगे। सो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लो ह्यूमन अगर ऐसा माना जाता है कि 12% बॉडी का वाटर, 12% बॉडी वाटर अगर लॉस करता है तो उसका डेथ हो सकता है। ये डेथ का कारण बन सकता है, उसके डेथ का कारण बन सकता है। कौन? वाटर। अगर उसके बॉडी से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अगर निकल जाए तो क्या हो सकता है, तो इसको अपने बॉडी का वाटर बैलेंस, सॉलिड बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है। अब बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम कैमल के बारे में बात करेंगे। देखिए कैमल जीरोफाइटिक इन्वायरमेंट में ये रहता है, यानी कि डेजर्ट इन्वायरमेंट में। डेजर्ट इन्वायरमेंट में ये अपने वाटर को बैलेंस करता है, पर कैसे? वाटर बैलेंस करने के लिए वो यूरिन का फॉर्मेशन कराता ही नहीं है। अगर मान लो कि बहुत दिन से उसको वाटर मिला नहीं है पीने के लिए, तो ये क्या करेगा, यूरिन का फॉर्मेशन कराएगा ही नहीं, नो यूरिन फॉर्मेशन। और जो भी मोलिकुलर वाटर होगा बॉडी के अंदर, वो क्या करेगा, उसको रीयूटिलाइज करते रहेगा। पर जब उसको वाटर मिलता है ना, तो ऐसा बोल दिया जाता है कि 10 मिनट के अंदर कैमल 80 लीटर वाटर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और बॉडी के अंदर क्या करता है, वो स्टोर करके रखेगा। और जैसे उसको जरूरत होगी उसी वाटर को क्या करेगा, रिसाइकिल करेगा। वो क्या करेगा, रिसाइकलिंग करेगा। वाटर का रिसाइकलिंग हमें देखने को मिलता है, वाटर रिसाइकलिंग। और ऐसे भी ये भी कहा जाता है कि जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, उसका सबसे ज्यादा लेंथ कहाँ पे पाया जाता है, कैमल्स के अंदर। लूप ऑफ हेनले का सबसे ज्यादा लेंथ कैमल्स। जितना लूप ऑफ हेनले का लेंथ ज्यादा होता है उतना वाटर का रिटेंशन ब्लड में क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि कॉन्जर्वेशन ज्यादा होगा। सो वाटर कॉन्जर्वेशन में इसका एडाप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, कुछ ऑर्गेनिज्म, जब ऐसा भी कहा जाता है कि कंगारू रैट ऑर्गेनिज्म, कंगारू रैट, ये अपने जीवन काल में कभी पानी पीता नहीं, ऐसे कहा जाता है कंगारू रैट। क्यों? क्योंकि ये अपने बॉडी से वाटर को लॉस कम करता है। और दूसरी बात ये है कि जो हाइड्रेटेड फूड होते हैं ना, जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, उसको कंज्यूम करके उसमें से ये क्या करेगा, मोलिकुलर वाटर बना लेगा, जो मतलब जितना उसको रिक्वायर्ड होता है। तो ये हो गया किसके बारे में,
टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में। हमने 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया कि मरीन इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म कैसे अपने बॉडी के सोल्यूट एंड वाटर को मेंटेन कैसे करके रखते हैं, फ्रेश वाटर कंडीशन में क्या चीज़ें हो सकती है यानी, और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी कैसे अपने बॉडी के ठीक है सोल्यूट एंड वाटर के बैलेंस को कैसे मेंटेन करके रखा जाता है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लिया दोस्तों। अब इसके आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सक्रेशन और टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रेशन। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट किस टाइप का वो रिलीज करते हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म के कुछ टाइप्स हम देखेंगे। एक्सक्रेटरी सब्सटेंस किस टाइप का वो प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म के कुछ टाइप्स हम देखेंगे। जैसे कि एक होते हैं अमोनोटेलिक, दूसरे होते हैं यूरियोटेलिक और तीसरे होते हैं यूरिकोटेलिक, और चौथा भी क्लास हमने बताया था गोनोटेलिक। चौथा भी हमने बोल दिया था कि गोनोटेलिक। चलिए चारों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। अमोनोटेलिक थोड़ा सा तो डिस्कशन हमने पहले भी किया है। अमोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक, तीसरा यूरिकोटेलिक और चौथा होगा गोनोटेलिक। गोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, तीसरा यूरिकोटेलिक और लास्ट गोनोटेलिक। ओके, अमोनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मैक्सिमम में कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। ये कहाँ पे पाए जाएंगे? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। इनको हम कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। और सबसे ज्यादा टॉक्सिक वाला जो सब्सटेंस होता है वो कौन होता है? अमोनिया। और हमने बोल दिया था कि अमीनो एसिड एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से क्या होता है? रिलीज होता है। अमीनो एसिड एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से उसका क्या होता है? रिलीजिंग होता है। अब हम बात करेंगे उनके एग्जाम्पल के बारे में। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अमीबा होगा, स्पंज होगा, हाइड्रा होगा, क्रेफिश होगा, बोनी फिशेस होंगे, टैडपोल, लार्वा, फ्रॉग होगा या स्टारफिश होंगे। सो दीज आर द इनवर्टिब्रेट। मैक्सिमम इनवर्टिब्रेट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अमीबा। दूसरा एग्जांपल क्या होगा हमारे पास? स्पंज, क्रेफिश एग्जांपल। चौथा एग्जांपल क्या होना चाहिए यहां पे? बोनी फिशेस होने चाहिए। उसके बाद स्टारफिश, ये अमोनोटेलिक होता है। हाइड्रा, टैडपोल, लार्वा, फ्रॉग। So these are the some example of amonotelic organisms. These are the some example of amonotelic organism. जैसे कि अमीबा, स्पंज, क्रेफिश, बोनीफिश, स्टारफिश, हाइड्रा, टैडपोल, लार्वा ऑफ फ्रॉग। These are the example etc. बाकी की आप खुद से पढ़ लो। अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसे हम क्या कहेंगे? यूरियोटेलिक।
जिसका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन होगा, यूरिया होगा। जैसे कि अमोनोटेलिक में एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन होगा, अमोनिया। यूरियोटेलिक में यूरिया होगा, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस एज अ यूरिया। इसके कुछ एग्जांपल, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिश, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। कार्टिलेजिनस फिश, फिश, एम्फीबियंस, अडल्ट फॉर्म है। उसके बाद मैमल्स, हम लोग मैमल्स। ठीक है, अमोनोटेलिक के बारे में एक बात हो सकती है कि अमोनिया हाईली वाटर सोल्यूबल होता है, हाईली वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होती है और टॉक्सिसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो उसको रिमूव करने के लिए वाटर अमाउंट भी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो ये बॉडी के सरफेस से भी बाहर निकल जा सकता है, इसका डिफ्यूजन हो सकता है। सॉफ्ट बॉडी कुछ अगर इन्वर्टिब्रेट होते हैं हमारे पास, तो उनके बॉडी से भी ये क्या हो सकता है, बाहर रिलीज हो सकता है या डिफ्यूज भी हो सकता है। बॉडी सरफेस से भी ये सरफेस से भी क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। कहाँ पे, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म या इन्वर्टिब्रेट के अंदर से। उसके बाद यूरियोटेलिक, उससे थोड़ा सा लेस टॉक्सिक होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है, थोड़ा सा लेस सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, और उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर की जरूरत होती नहीं है। एग्जाम्पल याद रखिए, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। सो बोनी फिश इज एग्जाम्पल ऑफ अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म एंड कार्टिलेजिनस फिश इज एग्जाम्पल ऑफ यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसको प्रोड्यूस करेंगे, यूरिक एसिड को, यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे एज ए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो उसे हम क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। सो व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट। जैसे कि बर्ड, रेप्टाइल्स या इंसेक्ट। सो these are the यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, these are the यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस होता है। और सॉलिड होने की वजह से जैसे कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर शेल होते हैं ना, शेल, जैसे कि बर्ड्स के अंदर जो जिनका जो एम्ब्रियो होता है ना, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, वो शेल के अंदर कवर्ड होता है। अगर उसके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होता है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करके वो क्या करेगा, बर्ड के एम्ब्रियो को खलास कर देगा। तो उसलिए वहाँ पे उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनता है ना, तो यूरिक एसिड बनता है। कौन बनेगा, वो यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से कहीं पे भी शेल के साथ क्या करेगा, वो मतलब मिक्स हो जाएगा। तो बर्ड के एम्ब्रियो को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, या रेप्टाइल या इंसेक्ट के एम्ब्रियो में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। सबसे लेस मतलब इनसोल्यूबल और जिसको बाहर निकालने के लिए सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन लगता है, वो कौन होगा, यूरिक एसिड होता है। वो कौन होगा, यूरिक एसिड, जो बर्ड्स, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट में एज अ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है। उसके बाद गोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। गोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल स्कॉर्पियन और स्पाइडर, पेंगुइन। So these are the example of gonotelic organism. So न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म हमें पता है कि ज़ांथाइनाइन गोनिन जहाँ से रिलीज होता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, गोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म लाइक द ज़ांथीन होगा या गोनिन होगा, इसके फॉर्म में इन सब्सटेंस को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया। दोस्तों एग्जाम के अंदर इनके एग्जाम्पल के ऊपर ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस बनते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर अच्छी तरह से आप याद रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पे। इनके बस एग्जाम्पल को ही अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे।
चलिए अब बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक लाइन में हम लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दूसरे में लिखने की कोशिश करेंगे दूसरे कॉलम में कि उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी होता है ना ऑर्गन, वो कौन होगा, उसको हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऑर्गेनिज्म का नाम, कि कौन से फाइलम से बिलोंग करता है या कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और उसके बाद उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं पहला प्रोटोजोन्स के बारे में। पहला प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के अंदर अगर आपको पूछा जाए तो क्या हो सकता है वहां पर, प्लाज्मा लेमा और जनरल बॉडी सरफेस से क्या होगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल का बॉडी के बाहर चले जाएंगे। तो जवाब में क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लाज्मा लेमा या जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से क्या होगा, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस शरीर के बाहर चला जाएगा। ये हो गया किसके बारे में, प्रोटोजोन्स के बारे में, प्रोटोजोन्स। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेकंड पोरिफेरेंस एंड निडारियंस के बारे में। पोरिफेरेंस फाइलम एंड निडारिया। इनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो दैट इज अवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल का, ईच सेल का क्या करेगा, सब्सटेंस को एक्सक्रीट कराएगा बॉडी के बाहर, सब्सटेंस को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कराएगा। ये हो गया सेकंड, याद रखिए। अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम क्या कहेंगे, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथ्स, जिसके अंदर प्लेनरिया, लिवर फ्लूक या टेपवर्म, नहीं लिवर फ्लूक या टेपवर्म को भी कंसिडर कर सकते हैं, टेपवर्म। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर क्या हो सकता है, प्रोटोनेफ्रिडिया हो सकता है, प्रोटोनेफ्रिडिया एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या फ्लेम सेल कह सकते हो, प्रोटोनेफ्रिडिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रोटोनेफ्रिडिया, या जिसे हम क्या कहेंगे, फ्लेम सेल। मेरे हिसाब से अब तक का या तीन में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो एग्जाम में आ सकता है। अच्छी तरह से याद रखिए इन चीजों को। चौथे टाइप के ऑर्गेनिज्म जैसे कि अस्केल्मिंथिस राउंड वर्म, जिनमें एच शेप रिनेट सेल एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, अस्केल्मिंथिस। तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा वहां पे, एच शेप रिनेट सेल, एच
shaped renate cells, H shaped renate cells. These are the this is the excretory organ in case of Husk helminthes, that is a राउंड वर्म के बारे में. उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, चौथा हो गया, हम पांचवे के बारे में बात करेंगे. तो ये होना चाहिए हमारे पास एनिलिड्स. कौन? एनिलिड, जैसे कि नेरिस, अर्थवर्म, लीच, उनके अंदर क्या होता है? नेफ्रिडिया. एनिलिड्स के अंदर अगर एक्सक्रेटरी ऑर्गन देखा जाए, नेफ्रिडिया. नेरिस, लीच एग्जाम्पल आप लिख सकते हो वहां पे. और जो स्ट्रक्चर वहां पे पाया जाएगा दैट इज अबाउट द नेफ्रिडिया. स्ट्रक्चर इज अबाउट द नेफ्रिडिया. अब बात करेंगे आर्थ्रोपोड के बारे में. नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोड. उसमें अगर इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं, इंसेक्ट उनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? मालफिजियन ट्यूबुल वाला स्ट्रक्चर होगा. मालफिजियन ट्यूबुल. याद रखिए दोस्तों, मालफिजियन ट्यूबुल. अगर ऑर्गेनिज्म क्रुस्टासियंस है तो यानी कि प्रॉन, क्रस्टासियंस, एग्जाम्पल प्रॉन. तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा वहां पे? एंटेनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स, जिसे हम क्या कहेंगे? एंटेनरी ग्लैंड, या क्या कह सकते हो हम? ग्रीन ग्लैंड्स. ग्रीन ग्लैंड्स, एंटेनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स भी हम कह सकते हैं. तो ये हो गया किसके बारे में? क्रुस्टासियंस के बारे में. आर्थ्रोपोड के अंदर अगर स्कॉर्पियन और स्पाइडर होते हैं तो कॉक्सियल ग्लैंड होते हैं उनके अंदर. स्कॉर्पियन या स्पाइडर हो तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा? कॉक्सियल ग्लैंड. कॉक्सियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये आर्थ्रोपोड के अंदर. मालफिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट के अंदर, क्रुस्टासियंस के अंदर एंटेनरी ग्लैंड और जिनियम क्या कहेंगे? ग्रीन ग्लैंड्स. और स्कॉर्पियन के अंदर क्या पाया जाएगा? कॉक्सियल ग्लैंड. स्कॉर्पियन के अंदर कॉक्सियल ग्लैंड्स. अब बात करेंगे मोलुस्क के बारे में, इसको ही कंटिन्यू करेंगे. मोलुस्क चलो अब बात करेंगे मोलुस्क के बारे में.
जिनके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ऑर्गन ऑफ बोजानस और केबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजानस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। केबर्स KEBERS केबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजानस। याद रखिए ये कहां पे पाया जाएगा? मोलुस्क के अंदर। ये किनके अंदर? मोलुस्क के अंदर, ऑर्गन ऑफ बोजानस। उसके बाद इकाइनोडर्म्स के अंदर कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता नहीं है। उसके बाद हेमिकॉर्डेट के बारे में बात करें। हेमिकॉर्डेट्स कौन सा स्ट्रक्चर होगा? प्रोबोसिक ग्लैंड। हेमिकॉर्डेट के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? प्रोबोसिक ग्लैंड। एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। उसके बाद यूरोकॉर्डेट। न्यूरोनल ग्लैंड्स हो सकते हैं यूरोकॉर्डेट के अंदर। न्यूरल ग्लैंड्स, न्यूरल ग्लैंड्स। सेफेलोकॉर्डेट्स, उनके अंदर सोलेनोसाइट स्ट्रक्चर, सोलेनोसाइट। उसके बाद ह्यूमन लास्ट। ह्यूमन के बारे में अगर बात करते हैं तो कौन होगा? पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ किडनी का स्ट्रक्चर होगा वहां पे। तो आपको याद रखने वाली चीजें नीचे वाले 2-3 दिए गए, जैसे कि हेमिकॉर्डेट के अंदर प्रोबोसिक ग्लैंड, यूरोकॉर्डेट के अंदर न्यूरल ग्लैंड, सेफेलोकॉर्डेट के अंदर सोलोनोसाइट्स। उसके बाद मोलुस्क के अंदर केबर ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ बोजानस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इसको याद रखिए। मोलुस्क और ये भी हेमिकॉर्डेट के अंदर, इनको भी याद रखिए। ऊपर वाले तो तीनों स्ट्रक्चर याद रखना ही आपके लिए जरूरी होता है, जैसे कि आर्थ्रोपॉड के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर। इंस्केंट के अंदर माल्फिजियन ट्यूबुल का स्ट्रक्चर होगा। क्रुस्टासियन के अंदर एंटेनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स हो गए। स्कॉर्पियन के अंदर कोक्सियल ग्लैंड हो गया। स्पाइडर के अंदर अगर देखा जाए कोक्सियल ग्लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पार्ट आ रहा है, मुझे लगता है कि यही से क्वेश्चन बनने का मैच द पेयर में आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अच्छा होगा कि आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान देके पढ़े। उसके बाद एनिलिड के बारे में, जिसके अंदर नेफ्रिडिया का स्ट्रक्चर होगा। अस्थेलमेंथिस के अंदर हम देखते हैं कि रिनेट एच शेप्ड रिनेट सेल्स होगा राउंड होम के अंदर। उसके बाद प्लानरियंस या ठीक है लिवर फ्लूक होगा या टेपवर्म होगा। प्लेटिहेलमिंथिस के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया यानी कि फ्लेम सेल्स का स्ट्रक्चर होगा। पोरीफेरन एंड निडारियन के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑफ ईच सेल्स वहाँ पे काम करेगा। और सबसे पहले जिसका बारे में हमने बात किया प्रोटोजोन्स, जिसके अंदर प्लाज्मा लेमा यानी कि जनरल बॉडी सरफेस से क्या हो सकता है, उनका मटेरियल बॉडी के बाहर से एक्सक्रीट हो सकता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है दोस्तों सभी एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग CSIR एंड ऑल काइंड ऑफ एग्जाम। आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। अब आगे जाके बात करेंगे टाइप्स ऑफ किडनी के बारे में। टाइप्स ऑफ किडनी, टाइप्स ऑफ किडनी, टाइप्स ऑफ किडनी। हमारे पास कितने टाइप की किडनी होती है, मतलब अगर किडनी का इवोल्यूशन देखा जाए तो 4 टाइप का किडनी हो सकता है, जैसे कि आर्किनेफ्रिक किडनी, दूसरा प्रोनेफ्रिक, तीसरा मीजोनेफ्रिक एंड फाइनली मेटानेफ्रिक किडनी हो सकता है, जो सबसे एडवांस होता है। सो हायरार्की हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 टाइप्स के क्या हो सकते हैं यहाँ पे किडनी के बारे में हम बात करेंगे। 4 टाइप के किडनी के यहाँ पे
सो कितने टाइप का किडनी बोल दिया हमने? 4 टाइप का किडनी, जैसे कि आर्किनेफ्रिक किडनी, दूसरा प्रोनेफ्रिक, तीसरा मेसोनेफ्रिक एंड लास्ट मेटानेफ्रिक किडनी। आर्की नेफ्रिक किडनी पहला टाइप, दूसरा प्रोनेफ्रिक प्रोनेफ्रिक किडनी, तीसरा टाइप मेसोनेफ्रिक किडनी और लास्ट मेटानेफ्रिक, लास्ट मेटानेफ्रिक। चलिए, आर्किनेफ्रिक किडनी कहाँ पे पाई जाती है? ये 4 टाइप हो गए, कौन कौन से? आर्किनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक टाइप्स ऑफ किडनी। चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। आर्किनेफ्रिक किडनी इन लार्वल स्टेज ऑफ साइक्लोस्टोम दैट इज अ मिक्साइन, कहाँ पे पाया जाएगा? लार्वा ऑफ या लार्वल स्टेज ऑफ साइक्लोस्टोम, जिसका एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मिक्साइन। इसके अंदर ये सबसे पहले वाली किडनी बोल दिया जाता है। ऐसा सबसे एंशिएंट किडनी अगर देखा जाए तो कौन सा होगा? आर्किनेफ्रिक किडनी। नाम से ही पता चल रहा होगा कि आर्किनेफ्रिक का मतलब क्या होता है वहाँ पे। तो उसका स्ट्रक्चर भी देख लेंगे आगे जाके, पहले तो हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें। प्रोनेफ्रिक किडनी टैडपोल ऑफ फ्रॉग के अंदर मिलेगा, टैडपोल ऑफ फ्रॉग। मेसोनेफ्रिक किडनी अडल्ट फिश एंड फ्रॉग में मिलेगा आपको, फिश एंड फ्रॉग, फिश एंड फ्रॉग के अंदर अडल्ट कंडीशन में पाया जाता है। मेटानेफ्रिक किडनी हमारी जो किडनी है ह्यूमन के अंदर सबसे हाईली एडवांस स्ट्रक्चर जो देखा जाता है, तो दैट इज अबाउट द मेटानेफ्रिक एंड। एडवांस किडनी भी बोल सकते हैं। एडवांस किडनी का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ह्यूमन के अंदर ये मिलेगा आपको। कहाँ पे मिलेगा? ह्यूमन के अंदर एडवांस किडनी जिसे हम कहेंगे, सबसे एडवांस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ किडनी दैट इज नोन एज अ मेटानेफ्रिक किडनी। अगर किडनी का इवोल्यूशन देखते हो तो लेफ्ट साइड से क्या होता है? राइट साइड की ओर उनका इवोल्यूशन होते जा रहा है। पहले आर्किनेफ्रिक किडनी, उसके बाद प्रोनेफ्रिक किडनी, तीसरा मेसोनेफ्रिक किडनी और फाइनली मेटानेफ्रिक किडनी होता है। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि आर्किनेफ्रिक का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक एक से स्ट्रक्चर निकालेंगे यहाँ पे। मान लो कि ये एवोर्टा का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है ये? एवोर्टा का स्ट्रक्चर है। मान लो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एवोर्टा, एवोर्टा का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आपको ग्लोमेरुलस देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस होते हैं ना अनकैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कि विदाउट कैप्सूल, ग्लोमेरुलस विदाउट कैप्सूल। सो मान लीजिएगा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस विदाउट कैप्सूल होता है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि ग्लोमेरुलस विदाउट कैप्सूल ऐसा स्ट्रक्चर कौन से किडनी का होता है, कहाँ पे पाया जाता है? आर्किनेफ्रिक किडनी के अंदर पाया जाता है। ये बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। आर्किनेफ्रिक किडनी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर निकालना जरूरी होगा हमारे लिए।
ये हो गया नेफ्रोस्टोम का स्ट्रक्चर, ये हो गया किसका, नेफ्रोस्टोम का स्ट्रक्चर होता है। So this is the structure of nephrostome opening. और ये स्ट्रक्चर कहाँ पे जाएगा, क्लोका के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा ये स्ट्रक्चर, क्लोका। सो इसका नाम क्या दे दिया था हमने, नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम ओपनिंग। ये क्या होगा, आर्कीनेफ्रिक डक्ट होगा, आर्कीनेफ्रिक डक्ट का स्ट्रक्चर होगा। ये कौन होगा, क्लोका। ये तो हमने बोल दिया है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीनेफ्रिक किडनी। आर्कीनेफ्रिक किडनी आपको ऐसे देखने को मिल सकती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्कीनेफ्रिक किडनी। अब हम बात करेंगे प्रोनेफ्रिक किडनी कहाँ कैसे होती है, जो टैडपोल के अंदर हमें देखने को मिलती है। प्रोनेफ्रिक किडनी, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। प्रोनेफ्रिक किडनी, मान लीजिएगा कि स्ट्रक्चर है सिलोम का। किसका स्ट्रक्चर होगा ये, सिलोम स्ट्रक्चर। और सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ग्लोमस, या ग्लोमूस का स्ट्रक्चर होता है ये। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमस। सो ये जो स्ट्रक्चर है सिलोम का स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया दैट इज नोन एज अ ग्लोमस, यानी कि ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता नहीं है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लोमस स्ट्रक्चर कह रहे हैं। और नेफ्रॉन डक्ट को हमें निकालना है। नेफ्रॉन डक्ट यहां से हो गया ऐसे, दीज आर द नेफ्रॉन डक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर हो रहा है, नेफ्रॉन डक्ट का स्ट्रक्चर होगा ये। सो दीज आर द नेफ्रॉन डक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन डक्ट। तो ये सेकंड जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, तो कहाँ पे आ गए हैं, प्रोनेफ्रिक किडनी, टैडपोल ऑफ फ्रॉग में मिलेगा हमें। उसके बाद तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज अबाउट द मीजोनेफ्रिक किडनी। किसका स्ट्रक्चर, मीजोनेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक किडनी का थोड़ा सा अलग सा स्ट्रक्चर हो सकता है, मीजोनेफ्रिक किडनी। ये स्ट्रक्चर होगा किसका, सिलोम का। दिस इज द सिलोम, सिलोमिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ यूरेटेरिक बड। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, यूरेटेरिक बड। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सिलोम। और ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे निकाल दिए, so that is the structure of ग्लोमेरुला। वहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे छोटे छोटे ग्लोमेरुला।
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुला। आगे जाके हम बोल देंगे आपको कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुला। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आप यहाँ पे निकाल सकते हो किडनी का। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ mesonephric kidney, structure of mesonephric kidney। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुला। तो ये हो गया किसके बारे में, मेसोनेफ्रिक किडनी। अब जो बाकी है मेटानेफ्रिक किडनी ह्यूमन के अंदर, वो तो आगे जाके हम निकाल ही देंगे, उसका टीएस होगा या बाकी का जो भी डायग्राम होगा उसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। पहले तो इन तीनों के बारे में पता कर लीजिए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर, तीनों के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या स्ट्रक्चर होते हैं किडनी के, उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। आइए इसके बाद बात करेंगे हम उसको यूरिया साइकिल कहे या क्रेब हैंसलेट साइकिल भी कह सकेंगे। क्रेब हैंसलेट साइकिल या यूरिया साइकिल। यूरिया सिंथेसिस या ऑर्निथिन साइकिल भी कह सकते हो। ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। क्रेब्स हैंसलेट HENSELET साइकिल। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो कि ये जो स्ट्रक्चर है आउटर कोरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मान के चलिए, और दिस इज द इनर कोरिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो इनर स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का कैसे होता है, इनफोल्डेड स्ट्रक्चर होगा। ऐसा अंदर की ओर क्या होगा, ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा। इनफोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और बाकी का जो भी है सेल का साइटोप्लाज्म। अब बात करेंगे कि क्या हो सकता है। एक अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामेट, अमीनो एसिड ग्लूटामेट, उसमें क्या होगा, ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस होगा और ग्लूटामेट अमीनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो शुरू करते हैं रिएक्शन को ही सीधे सीधे। अमीनो एसिड ग्लूटामेट जब कहाँ पे आएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, वहाँ पे उसका ट्रांसअमीनेशन हो रहा है। वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कन्वर्ट हो, मतलब जब अमीनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे क्या होने लगता है, डीअमीनेशन। सो डीअमीनेशन से यहाँ पे कौन बाहर निकलेगा, अमोनिया ग्रुप। कौन बाहर निकलेगा, अमोनिया। फिर ये अमोनिया किसके साथ बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो दोनों मिलके कुछ एटीपी खर्च कर लेंगे यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कन्वर्ट होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी में, और बनेगा क्या यहाँ पे, कार्बामोइल फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनेगा। किसका स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बामोइल फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनेगा। फाइनली कौन बन गया यहाँ पे, कार्बामोइल फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या होगा, जो एक मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म से कहाँ पे आ रहा है,
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ रहा है, जिसका नाम क्या है? ऑर्निथिन। जिसका नाम क्या है? ऑर्निथिन। अब क्या होगा कि कार्बामोइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट होगा। कार्बामोइल फॉस्फेट किसके साथ रिएक्ट होगा? ये कार्बामोइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा? वहां पे सिट्रुलिन का फॉर्मेशन होगा। वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? सिट्रुलिन। सिट्रुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एंजाइम कौन करता है काम यहाँ पे? ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम। ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम, इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज। एंजाइम का नाम याद रखिए, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज। अब क्या होगा? सिट्रुलिन वहां से रिलीज हो जाएगा, बाहर आएगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। सिट्रुलिन कहाँ पे आ रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। सिट्रुलिन साइटोप्लाज्म के अंदर किसके साथ मतलब बाइंड होगा? सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ। किसके साथ? इस ओर से एक एमिनो एसिड आएगा जिसका नाम है एस्पार्टेट। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे? अमाइनो एसिड एस्पार्टेट एंड सिट्रुलिन दोनों मिलके क्या करेंगे? अर्जिनो सक्सिनेट का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? अर्जिनो सक्सिनेट। एस्पार्टेट एंड सिट्रुलिन दोनों मिलके क्या करेंगे? अर्जिनो सक्सिनेट का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्या होगा? इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करता है? अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटाइज एंजाइम। अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटाइज एंजाइम। दिस रिएक्शन इज catalyzed by अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटाइज। अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटाइज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्या करेगा? एटीपी को कन्वर्ट करेगा एएमपी में। यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होंगे। नाउ अब अर्जिनो सक्सिनेट क्या करेगा? अर्जिनो सक्सिनेट लाइज एंजाइम के साथ अर्जिनिन का फॉर्मेशन कराएगा। ये किसका फॉर्मेशन कराएगा? अर्जिनिन अमीनो एसिड अर्जिनिन। तो क्या होगा? एंजाइम कौन काम कर रहा है यहाँ पे? अर्जिनो सक्सिनेट लाइज अर्जिनो सक्सिनेट लाइज एंजाइम काम करेगा। तो आगे जाके क्या बनेगा? वहां पे अर्जिनिन बन रहा है। कौन बन रहा है वहां पे? अर्जिनिन। अब ये अर्जिनिन क्या करेगा? अर्जिनेज एंजाइम के सहारे से, कौन से एंजाइम? अर्जिनेज। किसका फॉर्मेशन करेगा ये? अर्जिनिन के बाद क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रेशन होगा, वाटर इनसाइड रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यूरिया का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? यूरिया।
NH2 C double bond O NH2. तो this reaction is catalyzed by enzyme arginase. arginase ये रिएक्शन को कौन कैटेलाइज कर रहा है? एंजाइम arginase. सो क्या होगा? अर्जिनिन से कौन बनेगा? ऑर्निथिन बनेगा और ऑर्निथिन साइटोप्लाज्म से कहां पे जाएगा? साइटोप्लाज्म से वो के कहां पे जाएगा? साइटोप्लाज्म से वो कहां पे जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर जा रहा है. फिर से ऑर्निथिन से सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से फिर से अस्पार्टेट सिट्रुलिन प्लस अर्जिनोसक्सिनेट एंड फिर अर्जिनिन और फिर से ऑर्निथिन. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है? एक अमीनो एसिड दैट इज नोन एज अस्पार्टेट और यहाँ पे एक अमीनो एसिड लग रहा है दैट इज नोन एज ग्लूटामेट. और ये जो अस्पार्टेट आता है ना, अमीनो एसिड अस्पार्टेट, ये भी ग्लूटामेट से ही आता है. तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा रिएक्शन कौन सा है. सो दिस इज अबाउट द क्रेब्स-हैंसलेट साइकिल, जिसमें एटीपी खर्च करके हम क्या करते हैं? यूरिया का फॉर्मेशन कराते हैं. सो यूरिया का फॉर्मेशन होना जरूरी होता है वहाँ पे बाकी की चीज़ों बनाने के लिए. और एज ए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है लीवर के अंदर इसको इस तरह से प्रोड्यूस कर दिया जाता है. 4 डिफरेंट एंजाइम्स हमने कह दिए. पहला एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामोलेज एंजाइम, जो ऑर्निथिन का कन्वर्जन सिट्रुलिन में कराएगा. उसके बाद सिट्रुलिन साइटोप्लाज्म में आके अस्पार्टेट के साथ बाइंड होकर क्या करेगा? आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन करेगा. और यहाँ पे सेकंड एंजाइम जो था हमारा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज था. आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज. फिर आर्जिनोसक्सिनेट क्या होगा? आर्जिनोसक्सिनेट अर्जिनिन का फॉर्मेशन करेगा. और एंजाइम कौन सा होगा? थर्ड नंबर ऑफ एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइज एंजाइम. फिर फाइनल स्टेप जिसमें हमें किसका फॉर्मेशन करना है? यूरिया का फॉर्मेशन करना है. तो अर्जिनिन से जब ऑर्निथिन बनता है ना, उस टाइम वहां पे क्या होगा? अर्जिनेज एंजाइम के सहारे से चौथा एंजाइम अर्जिनेज वो क्या करेगा? यूरिया का फॉर्मेशन करेगा. सो दिस इज अबाउट द यूरिया साइकिल. तो दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. जय हिंद दोस्तों.